हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि इस वीडियो से पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, तो उसमें 25 प्रश्न कराए थे, और इस वीडियो में पार्ट 2 है, तो इसमें भी 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नाम आया है, यानी शब्द आया है एक, इसको देख लेते हैं। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो शब्दों के योग से बना होता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बो जो होता है इसका मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट्स जो होता है इसका मतलब होता है वाटर यानी जल। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, यानी इसका जब शाब्दिक अर्थ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो क्या होगा, कार्बन के हाइड्रेट्स हो जाएगा। और ये किस तरीके से कार्य करता है इसको देख लेते हैं। देखो, जैविक कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, किसके, कोशिकाओं के ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, तब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 यानी नंबर के हिसाब से 27 नंबर। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांतों का इनेमल होता है, यानी जो दांत की बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल, या हिंदी में कह लीजिए तो दंत वल्क बोलते हैं। ठीक है, और जो दंत वल्क यानी जो इनेमल होता है, जो बाहरी दांतों की परत होती है, चमकदार, मजबूत, ठोस, ये किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है, दांतों की जो बाहरी परत बनी होती है जिसे हम दांत का इनेमल बोलते हैं या दंत वल्क बोलते हैं, वो किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, और जो इनेमल होता है जिसे हम दंत वल्क बोलते हैं, दांत की जो सख्त, मजबूत, चमकीली जो दांत होता है उसकी जो बाहरी परत होती है उसी को बोलते हैं दांत का इनेमल, जो कि शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बाकी प्रकृति में देखा जाए तो कार्बन युक्त जो हीरा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकृति में, दुनिया में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो हीरा होता है। ठीक है, लेकिन दांत की बात करी जाए शरीर में तो दांत जो होता है, दांतों का इनेमल, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ अगली वीडियो में, 6.5 मीटर होती है। और ये कितने भागों में बटी होती है? तो 3 भागों में बटी होती है, डिडोनियम, जेजोनियम और इलियम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 29, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इस वीडियो में बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने में दांतों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये होती है फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। हालांकि दांतों से संबंधित एक और बीमारी है पायरिया, जो कि दांत व मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है। पायरिया रोग में क्या होता है, जो पायरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके जो दांत व मसूड़े होते हैं वहाँ से खून निकलता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। और ये किस कारण होता है पायरिया रोग? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों से, खासकर आंवले से जो है पाया जाता है, और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे सबसे मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 31, दांतों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो दांतों का जो अध्ययन विज्ञान होता है उसे हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता रहा था यानी कि कल वाली वीडियो से पहले वाली में कि मेरी तबीयत स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए गले की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी बिल्कुल पूरी तरह से मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो आप तक पहुंचा दूं किसी तरीके से, ठीक ठाक मटेरियल के हिसाब से कंटेंट बढ़िया हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31 क्या है, दांतों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है दांत का नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये नीचे जबड़े का नीचे वाला हिस्सा है, 16 नीचे हैं तो 16 ही ऊपर होंगे, तो कुल मिलाकर दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दांत कितने निकलते हैं हमारे
दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने निकलते हैं, तो ये कुल दांत जो निकलते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें क्या होता है, 20 दांत जो होते हैं प्लस 20 ये हो गए, प्लस में कितने 32, ठीक है 32 दांत। तो कुल मिलाकर 52 दांत जो है मनुष्य के एक जीवन काल में निकलते हैं कुल मिलाकर। तो 20 जो दांत होते हैं ये शुरुआती दांत होते हैं, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं या फिर अस्थायी दांत बोलते हैं। जबकि ये टूट जाते हैं जब, तो उसके बाद 32 दांत निकलते हैं, जिनको हम स्थायी दांत बोलते हैं। ठीक है, तो 20 और 32 कुल मिलाकर 52 दांत जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन में दांत कुल कितने 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, जिसमें से अस्थायी दांत या दूध के दांत कह लीजिए कितने होते हैं, 20 होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। दांत जो बने होते हैं कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। अब देखो डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझो। सॉरी, देखो सबसे पहले जी जो आगे वाले दांत होते हैं, ठीक है, ये 4 दांत जो होते हैं आगे वाले, इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स दांत बोलते हैं। हिंदी में इनको कृंतक या फिर छेदक दांत बोलते हैं। अब देखो ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा है, तो जितनी जो प्रक्रिया सेम नीचे वाले में है वही सेम ऊपर वाले में होगी। ठीक है, तो एक को समझ लो, एक ऑटोमेटिक अंडरस्टूड वाला समझा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक को समझ लो आराम से, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि सेम सेम होता है दोनों में, तो एक समझ लो, एक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो सामने के 4 होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये सामने के जो 4 होते हैं इनको इंसीजर दांत बोलते हैं, या फिर हिंदी में यदि आता है तो कृंतक या फिर छेदक दांत बोलते हैं। ठीक है, तो 4 नीचे हैं, तो जो स्वाभाविक बात है 4 ऊपर होंगे, तो कुल मिलाकर इंसीजर दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, फिर 4 4 8 हो जाएगी। हाँ, टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 4 ऊपर हैं 4 नीचे होंगे। फिर इसके बाद जो दांत आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इधर ये वाला, इसको बोलते हैं केनाइंस। ठीक है, केनाइंस या फिर भेदक या फिर रदनक दांत। ठीक है, केनाइंस बोलते हैं हिंदी में, क्या भेदक या रदनक दांत बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 नीचे हो गए, तो 2 ऊपर हो जाएंगे, तो कुल कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ये वाले दांत हो गए दोनों तरफ। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनको पहली बात तो क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स दांत बोलते हैं। ठीक है, ये इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रचर्वणक दंत। ठीक है, ये वाले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, 2 दांत, ये होते हैं प्रीमोलर्स, जिनको हिंदी में अग्रचर्वणक दंत बोलते हैं। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो नीचे वाले में कितने हो गए, 4 हो गए, तो स्वाभाविक है 4 ऊपर भी होंगे, तो कुल मिलाकर जो प्रीमोलर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर इसके बाद बचते हैं 3, ये 3 इधर हैं, तो 3 इधर होंगे। तो ये हो गए 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो ये कुल मिलाकर नीचे वाले में कितने जबड़े में कितने हैं, 6 हैं, तो 6 नीचे हैं, तो 6 ऊपर भी होंगे, तो कुल मिलाकर 12 हो जाएंगे। तो मोलर्स जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। मोलर्स को चर्वणक दंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनको जब काउंट करेंगे आप, तो 16 नीचे हैं और 16 ऊपर होंगे, कुल मिलाकर 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो मोलर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 12, और कौन से, ये 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं प्री मोलर्स, इनकी संख्या होती है 8, क्योंकि 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 ये हो गए, तो 4 ऊपर हो गए, तो कुल मिलाकर 4 4 8 हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये केनाइंस होता है, एक ये 2 नीचे हैं, तो 2 ऊपर होंगे, 4 हो जाएगी इनकी संख्या। फिर इसके बाद ये जो सामने वाले हैं 4, ये वाले, ठीक है, ये नीचे हैं, तो 4 ही ऊपर होंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 4 4 8 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से उम्मीद करें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या 32 नंबर प्रश्न, दांत बने होते हैं तो दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 33, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पैरोटिड, ठीक है, कौन सी है, पहली जो होती है वो पैरोटिड होती है, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार ग्लैंड होती है। ठीक है, लार ग्रंथि जो पैरोटिड होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद कौन सी होती है, सब मिक्सेलरी ग्लैंड, जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे आती है वो होती है सब लिंगुअल, जिसे हम अधोजिह्वा ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो लार में कितनी जोड़ी, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 3 जोड़ी। ठीक है, कौन कौन सी, पैरोटिड, फिर उसके बाद होती है सब
मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब मैंडिबुलर जिसे बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे होती है सब लिंगुअल। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 34। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। ठीक है। लार जो होती है, लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 99% जल पाया जाता है। और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें एक दिन में कितनी लार बनती है? तो ये बनती है 1.5 लीटर। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में कितनी लार बनती है? 1.5 लीटर बनती है। लार में जल कितने प्रतिशत होता है? तो 99% होता है। लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6.8 होता है। यहाँ पर जो पीएच लिखा है, पीएच का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, पीएच। ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। माने कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की क्षमता, हिंदी में कहिए तो हाइड्रोजन की क्षमता हो जाएगी। ठीक है। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब मैं तो आपको बता देता हूँ, देखो पीएच मान कैसे निकाला जाता है, जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये मान लो स्केल है। ठीक है। कोई भी घोल हो या फिर कोई भी सोल्यूशन हो, उसका पीएच मान कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना जल्दी से। तो जो पीएच मान निकालने की जो रेंज होती है किसी भी घोल या सोल्यूशन की, वो 0 से 14 तक होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है, अब ये 7 हो गया। ठीक है। तो माने 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 से पहले वाला जितना भी होगा उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। और ये जो 7 होगा इसको उदासीन बोलते हैं। और 7 के ऊपर वाला जितना भी होगा वो सब क्षारीय होगा। ठीक है। क्या? क्षारीय। 7 मतलब 7 के पहले वाला सब क्या, 0 से 7 तक या 7 के पहले वाला जितना भी होगा ये सब क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 के बाद वाला यानी ऊपर वाला, यानी 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 तक ये सब क्षारीय हो जाता है। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1909 में। ठीक है। 1909 में। ठीक है। 1909 में सॉरेनसन ने खोज की थी किसकी? पीएच पीएच मान की। कब? 1909 में सॉरेनसन ने। ठीक है। और किसी भी घोल का पीएच मान निकाला जाता है तो कितना निकालने की जो रेंज होती है कितनी होती है? 0 से 14 तक होती है। 7 से पहले वाला सब अम्लीय होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 के बाद वाला यानी 7 के ऊपर 14 तक जो भी होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। कड़वे की जानकारी जीभ के किस हिस्से से मिलती है? तो जो हमारी जीभ होती है वो उसका कौन सा हिस्सा होता है जो पता लगाता है कि कोई वस्तु मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, नमकीन है? तो यहाँ पर कड़वे की बात आई है, तो कड़वे का पता कौन सा भाग लगाएगा जीभ का? तो ये सबसे पीछे वाला भाग। ठीक है। पीछे वाला। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ। देखो फ्रेंड्स ये है। अब यहाँ पर आप देखना, ये जो जीभ का सबसे आगे का हिस्सा होता है, इससे क्या पता लगता है? इससे मीठे यानी स्वीट्स का पता लगता है, मिठाई का पता लगता है। मीठा स्वाद है कहाँ से? जीभ के अगले हिस्से से, आगे वाले हिस्से से मिठाई का यानी मिठास का पता लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो साइड में ये वाला हिस्सा होता है, इससे क्या होता है? नमकीन का पता लगता है। साल्टी कोई वस्तु है उसका स्वाद कैसा होगा? नमकीन है तो किस हिस्से से? जीभ के इस हिस्से से पता लग जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, इससे स्वाद माने खट्टे का एहसास होता है। जो किस हिस्से से? इस हिस्से से जीभ के। ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में जो होता है ये वाला, इससे क्या पता चलता है? बिटर यानी कड़वे का पता चलता है। ठीक है। तो जीभ के सामने वाले यानी अगले हिस्से से किसका पता चलता है? मीठे का। फिर उसके साइड में साल्ट इससे पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा? खट्टे का पता इस हिस्से से जीभ के पता चलता है। ठीक है। और जो कड़वा होता है, कड़वे का पता जीभ के सबसे पिछले यानी पश्चिम भाग से पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? तो भोजन जो होता है ग्रसनी के किस भाग तक? तो इसको बोलते हैं गलट। ठीक, क्या? गलट। अगला देख लेते हैं। दूध में
मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो ये रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40। अमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो अमाशय जो होता है, अमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत जो है वो कौन सा एंजाइम करता है बताना है। ये करता है जठर लाइपेज। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 41। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कह लीजिए वो भी यकृत ही होगी। ठीक है, और जो यकृत होता है सबसे बड़ा वह सबसे भारी आंतरिक अंग भी होता है। ठीक है, जो यकृत होती है हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी वह सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। ठीक है, और जो यूरिया होता है, यूरिया हो गई, पित्तरस हो गया जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिया और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक है, और जो यकृत होती है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं। और इसका जो वजन होता है कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक है, 1.5 kg होता है। और जो इसका लीवर होता है यानी यकृत जो होती है इसका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है? यकृत ही होती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी जाती है? तो अग्नाशयी रस को दी जाती है। ठीक है, अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, अग्नाशय जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज भी बोलते हैं। और ये क्या होती है? एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में एकमात्र ग्रंथि मिश्रित कौन सी होती है? अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये दूसरे नंबर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली यकृत होती है, लेकिन यकृत के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, याद करना फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर देना। ठीक है, जो अग्नाशय होता है ये मिश्रित मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय जो होती है मिश्रित ग्रंथि होती है क्योंकि यह इंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं या फिर मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 44। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलिरुबिन हो गया या फिर बिलिवर्डिन वर्णक हो गए, ये दोनों पित्तरस में पाए जाते हैं यानी बाइल जूस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पित्तरस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस भी बोलते हैं। ये बनता कहाँ है? तो बनता है यकृत यानी लीवर में। और जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में। ठीक है, बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, लीवर में। ठीक है, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है ये पित्ताशय यानी जिसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है बाइल जूस यानी पित्तरस का? तो ये जो हमारा भोजन होता है, अम्लीय भोजन जो होता है, उसको ये क्या करता है? क्षारी बना देता है। क्षारी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? उसको तोड़ देता है, जिस कारण से पाचन क्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत और प्लीहा। यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, प्लीहा को स्प्लीन तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, यकृत को क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं। और जो ये प्लीहा है, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, माने लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 50 लाख। ठीक, कितनी है? 50 लाख हो जाएगी, या फिर मिलियन में कह लीजिए तो 5 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, कितनी? 5 मिलियन हो जाएगी। अब पूछ लेता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है यानी आरबीसी जो होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और इनका जो अन्य नाम होता है क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या? एरिथ्रोसाइट इनका अन्य नाम होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस।
ठीक है, क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पैरोटिड। अगला देखते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो ये अग्नाशयी में स्थित होती हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में स्थित होती हैं। कौन सी? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। ठीक है, अगला देखते हैं इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन जो हार्मोन था इसकी खोज की थी बैंटिंग व बेस्ट ने। ठीक है, अगला देखते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर, यानी औसतन की बात करी जाए तो 6.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 6.5 मीटर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51 जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, जब पेनक्रियाज जो होती है हमारी ग्रंथ, ये जब इंसुलिन को मतलब ठीक रूप से सही मात्रा में नहीं स्रावित करती है, निर्माण कर पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन का पहुंचाना तथा खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो, पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंच जाता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज यानी मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथ से बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।